10 बहुओं का बादलों पर ससुराल। माँ जी, सच में हमारा ससुराल क्या बादलों के ऊपर है? वहां से तो कितना सुंदर नजारा दिखता होगा ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सच में इतनी सुंदर जगह पर जा रहे हैं। हमारा ससुराल बादलों पर है। अरे बहू, तुम तो सिर्फ सुंदर नजारे की बात कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो मैं जन्नत में रह रही हूँ। तुम लोगों का घर तो गांव में है, इसलिए वहां पर बहुत कम जाते हैं। यह तो अच्छा है कि हमारे खानदान की परंपरा है, जब भी कोई नई बहू आती है तो वो सबसे पहले उन्हें पहाड़ों के ऊपर बने घर में जाकर कुछ दिन वो वहीं रहती हैं। तुम लोगों की वजह से मुझे भी वहां पर रहने का मौका मिल गया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बादलों के ऊपर बने घर में जाने के लिए। वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, बहुत मस्ती करेंगे वहाँ पर। अपनी नई नवेली 10 बहुओं और बेटों के साथ हिमाचल में बने फुल गांव में ट्रेन का सफर तय करते हुए जा रही थी। थोड़ी देर में उनका स्टेशन आता है और अब वो सब उतर जाते हैं। कलावती अपने बहू बेटों के साथ बैलगाड़ी में बैठ बड़ी सी पहाड़ी के पास पहुंच जाती है और बैलगाड़ी से उतरकर, माँ जी, आपने तो कहा था कि हमारा ससुराल बादलों के ऊपर है, लेकिन यहाँ तो ना मुझे कोई घर दिख रहा है ना ही बादल। बहू, अगर बादलों का ससुराल है तो जाना भी तो हमें ऊपर पड़ेगा। ये जो तुझे चट्टानें दिख रही हैं ना, इसे ही पार करके हमें ऊपर जाना है। हम पैदल पैदल ये रास्ता कैसे तय करेंगे? अब वापस उस बैलगाड़ी वाले को बुला लीजिए ना। अरे बहू, ये चट्टानें हैं, यहाँ इंसान अपने पैरों के सहारे ही चलते हैं। यहाँ कोई बैलगाड़ी और तांगे वाला नहीं जा सकता। चलो अब जल्दी से तुम सभी अपना सामान उठाओ और पीछे पीछे आओ। कलावती अपनी बहू और बेटों के साथ चट्टान को पार करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगती है। कुछ देर में बूढ़ी कलावती एक बड़ी सी लकड़ी लेकर उसके सहारे अपने कदम आगे बढ़ाती है। वहीं कलावती की सभी बहुएं थोड़े से ही सफर में काफी ज्यादा थक जाती हैं। माँ जी, और कितना चलना है? मेरे पैरों में तो दर्द शुरू हो गया है, कमर में भी दर्द हो रहा है, ऊपर से इस भारी से शादी के जोड़े में तो चला भी नहीं जा रहा है। हाँ, मुझे भी काफी थकान महसूस हो रही है। अभी और कितनी देर चलना है हमें? तुम शहर की लड़कियों में तो जरा भी जान नहीं है। 4 कदम चलते इतनी जल्दी थक गई। अभी तो हमें पहुंचने में काफी समय लगेगा, लगभग 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा हमें। और नहीं तो क्या, थोड़ी देर और चलो, फिर हम सब एक जगह बैठकर आराम कर लेंगे। 1-2 घंटे चलने के बाद अब वो सब एक जगह बैठ जाते हैं। थोड़ी देर आराम करके वो सब फिर से चलने लगते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक उन लोगों का बादलों पर बना ससुराल नहीं आया था। माँ जी, और कितनी देर चले? देखिए, रात होने को आ गई। मुझे तो लगता है कि हम कल सवेरे से पहले वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी माँ ने तो हम सब यहीं आराम कर लेते हैं। अब तो मेरी भी आंखें बंद हो रही हैं, बिल्कुल शरीर में चलने की हिम्मत नहीं बची है। ये तो तुम सब ठीक कह रही हो। अब मुझे भी हल्की हल्की थकान महसूस होने लगी है। चलो सब यहीं रुक जाते हैं, सुबह होते ही फिर आगे का सफर तय करेंगे। कलावती अपने बहू और बेटों के साथ वहीं एक जगह बैठ जाती है और जैसे ही सवेरा होता है वो सब फिर से आगे बढ़ते हैं और दोपहर तक आखिर वो लोग चट्टान की ऊपरी चोटी तक पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल और धूप की किरणें थी। वहीं सामने लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा घर दिख रहा आता है। अपनी आंखों के सामने स्वर्ग के नजारे देख सभी बहुएं थकान दर्द सब कुछ भूल जाती हैं। माँ जी, ये सच में है या मेरी आंखों का कोई धोखा? कितना सुंदर नजारा है ये। ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। हल्की हल्की ठंडी हवाएं, ये धूप की किरणें और ये चिड़िया की आवाज और अपनी आंखों के सामने इतनी सुंदर सुंदर बादल। मुझे तो लग रहा है कि मैं सच में बादलों के ऊपर हूँ। इतना सुंदर नजारा देख मैं तो अपने सारे दर्द ही भूल गई। इसीलिए तो मैं तुम सबको यहाँ लेकर आई हूँ। अब कुछ दिन तुम सब यहाँ आराम करो और यहाँ के सुंदर सुंदर नजारों का आनंद लेना। आप कुछ दिनों की बात कर रही हैं? मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। भला कोई इतनी सुंदर जगह को छोड़कर कैसे जा सकता है? अब तो हम सब यहीं रहेंगे। अपने बादलों के ऊपर बने ससुराल और इतनी सुंदर नजारे को देखकर वो सभी बहुएं काफी ज्यादा खुश होती थीं। जिसके बाद अब वो सभी अपने उस लकड़ी के घर में अंदर चली जाती हैं और अच्छे से वहां की साफ सफाई कर देती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अरे ये क्या सिमरन, पानी तो खत्म हो गया इसके अंदर। अब हम घर के काम कैसे करेंगे? और अभी तो खाना भी बनाना है। मुझे तो आसपास कोई नदी और कुआं भी नहीं दिखा है अभी तक। पानी कहाँ से लाएंगे हम? अरे बहुओं, क्या हुआ तुम्हें? माँ जी, इस टब के अंदर तो पानी खत्म हो गया है। अब हम लोग खाना कैसे बनाएंगे? हम इसके अंदर 1 हफ्ते तक का पानी जमा करके रख लेते हैं। अब पानी खत्म हो गया है तो तुम लोगों को नीचे की तरफ जाकर लाना पड़ेगा। यहीं थोड़ी दूर पर एक नदी बह रही है, वहीं से हम लोग पानी लेकर आते हैं।
कलावती की बात सुन भावना और सिमरन बड़ी बड़ी पानी की बाल्टी लेकर चट्टान से नीचे उतरती हैं और नदी से पानी भर वापस ऊपर जाकर उस बड़े से टब को भरती हैं। ऊपर से नीचे तक 10 से 15 चक्कर लगा चुके थे, जिसके चलते अब दोनों के पैर दर्द के मारे कांपने लगते हैं। अब तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, मैं 4 कदम भी नहीं चल सकती। आज के लिए इतना काफी है, बाकी का पानी हम कल भर लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या, दोबारा से मेरी साड़ी यहाँ ऊपर से नीचे गिर गई। बिल्कुल नई की नई साड़ी थी, हो गया नुकसान। तुम्हारी तो साड़ी गिरी है, मैंने कल चादर धोकर सुखाई थी, लेकिन ना जाने कैसी हवा चली कि चादर ही हवा में उड़ गई। कपड़े सुखाने में भी डर लगता है। मैं तो अब से घर के अंदर ही कपड़े सुखाऊंगी। बाहर डालो 4 कपड़े और मिलते एक भी नहीं है। बादलों के ऊपर ससुराल होने की वजह से जहां पहले उन सभी बहुओं को पानी को लेकर परेशानी थी, तो वहीं अब ठंडी और तेज हवाओं के चलते उनके कपड़े भी तार से उड़ जाया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शालू बाहर आंगन की धुलाई कर रही थी कि तभी उसका अचानक पैर फिसलता है और वो नीचे गिर पड़ती है। मेरा पैर। हे भगवान, शालू तुम्हारे पैर से तो काफी खून निकल रहा है। बहुत दर्द कर रहा है मेरा पैर, कुछ करो। देखो इस तरफ से कितना नीला हो गया है। चट्टानों पर अक्सर कोई ना कोई बहू फिसलकर आए दिन गिरती। दिन में तो उन सबको परेशानी होती ही, लेकिन जैसे ही रात होती तो वहां का टेम्परेचर काफी कम हो जाता, जिसके चलते सभी ठंड के मारे कांपने लगती। और कभी कभी अचानक हुई बारिश की वजह से उनके लकड़ी के घर के अंदर भी पानी भरने लगता। माँ जी, एक तो बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऊपर से ये तेज बारिश। यहाँ अक्सर ऐसा होता है, घबराने की बात नहीं है, सुबह तक पूरा मौसम साफ हो जाएगा। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और अब घर में सबको पता चलता है कि उर्मिला और पूजा गर्भवती है। यह खबर सुनकर घर में खुशियों का माहौल छा जाता है और ऐसे ही अब कई महीने गुजर जाते हैं। उर्मिला और पूजा को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था, जिसके चलते उस बड़ी सी पहाड़ी चट्टान से नीचे उतरने लगते हैं। गर्भवती होने के कारण उन दोनों को उतरने चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। माँ जी, अब हमसे हर रोज इन पहाड़ियों से उतरा चढ़ा नहीं जाता है, बहुत दिक्कत होती है, हाथ पैर भी काफी सूज जाते हैं। हाँ माँ जी, कल तो मेरी कमर में भी काफी दर्द हो रहा था। ऐसी हालत में इतना उतरना चढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे बहू, तुम्हारा शरीर कमजोर है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। मैं इन लोगों से कहकर तुम्हारे लिए घर में देसी घी मंगवा दूंगी। रोज रोज घी खाओगी तो शरीर में ताकत भी आएगी और बच्चे की सेहत भी बनी रहेगी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। आरती आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी कि तभी वो देखती है कि आज बादल कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं, जिसे देख आरती उनकी तरफ जाने लगती है। ये नज़ारा तो रोज ही खूबसूरत लगता है, लेकिन लगता है आज कोई खास बात है इस नज़ारे की। खूबसूरती तो दुगनी बढ़ गई है। आरती उन बादलों की खूबसूरती देख खो जाती है और आगे बढ़ती रहती है। तभी अनीता भागती हुई वहां आती है और आरती का हाथ पकड़ लेती है। आरती, तुम अंधी हो गई हो क्या? दिख नहीं रहा आगे चट्टान खत्म हो गई है? खाई में जाने का इरादा है क्या तुम्हारा? आरती जब ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि आगे सच में चट्टान खत्म है और नीचे बहुत गहरी खाई है। हे भगवान, अच्छा हुआ अनीता तुम आ गई, वरना मैं तो आज सच में भगवान को प्यारी हो जाती। इन बादलों की खूबसूरती देखने के चक्कर में मैं तो सच में अंधी हो गई थी। मुझे तो अब यहाँ रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लगता और ना यहाँ रहने का दिल करता है। ना जाने कब कोई हादसा हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ महीने गुजर जाते हैं। उर्मिला और पूजा का 9वां महीना लग चुका था और आज अचानक आधी रात में उर्मिला के पेट में काफी दर्द होने लगता है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी डिलीवरी का समय आ गया है। माँ जी, अब हम क्या करें? आधी रात हो चुकी है, बाहर बहुत अंधेरा होगा, इस समय बहू को अस्पताल भी नहीं ले जा सकते हैं। माँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप देख नहीं रही उर्मिला की हालत कितनी खराब हो रही है। कलावती और बाकी बहू मिलकर बड़ी मुश्किल से उर्मिला को संभालती हैं। जैसे ही हल्का हल्का सवेरा होता है, वो सभी उर्मिला को लेकर फौरन अस्पताल पहुंच जाती हैं, जहां उर्मिला एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। जहां एक तरफ पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ सबके चेहरे पर एक परेशानी भी थी। मैं तो भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि उर्मिला के बच्चे को कुछ नहीं हुआ और हम सही समय पर अस्पताल आ गई, लेकिन कल को ऐसा मेरे साथ कुछ हो गया तो? उस बादलों पर बने घर में रहना अब हम सबके लिए ठीक नहीं है। रोज आना जाना करना बड़ा मुश्किल है। हाँ माँ जी, हम वहाँ और नहीं रह सकते, हमें नहीं रहना है बादलों के ऊपर। तुम ठीक कह रही हो, अब सबकी जान को और मैं खतरे में नहीं डाल सकती। कलावती अब अपनी सभी बहू और पोते के साथ गांव में बने अपने घर में चली जाती है। वहीं बेटों से कहकर बादलों के ऊपर बादलों पर बने घर से अपना सारा सामान भी नीचे मंगवा लेती है और अब सभी बहुएं आराम से उसी पहाड़ी के नीचे बने गांव में रहती हैं। उर्मिला के घर एक आदमी सोने और लकड़ी का पालना लेकर आता है और उसे रखते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम, आपका सोने का और लकड़ी का ये दोनों पालने तैयार हो गए हैं। अब आप पूरी पेमेंट कर दीजिए।
उर्मिला आदमी को पैसे देती है, तभी उसका पति अवधेश वहां आता है और आदमी के जाने के बाद कहता है, आखिर तुमने 2 तरह के पालने मंगवा कर अपने मन की कर ही ली। तुम कैसी माँ हो उर्मिला। आखिर उर्मिला के मंगवाए सोने और लकड़ी के पालने को देखकर अवधेश गुस्से से आग बबूला क्यों हो जाता है, जानने के लिए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। उर्मिला और अवधेश की 2 बेटियां थी। क्योंकि उर्मिला अवधेश की दूसरी पत्नी थी, इसलिए मीना उर्मिला की सौतेली और चंचल अपनी बेटी थी। दोनों ही बेटियों की शादी हो चुकी थी और अब दोनों ही मां बनने वाली थी। एक रोज उर्मिला तैयार होकर अवधेश से कहती है, सुनिए जी, आज चंचल की डिलीवरी होने वाली है, मैं वहां जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ही बच्चे को अपनी गोद में लूंगी। अरे मीना, उसे फिर भूल गई तुम, वो भी माँ बनने वाली है। जानती हूँ, लेकिन मैं तो पहले चंचल के पास ही जाऊंगी। अब हटिए सामने से, मुझे देरी हो रही है। उर्मिला हमेशा की तरह अपनी सौतेली बेटी मीना से ज्यादा सगी बेटी चंचल पर ज्यादा ध्यान देती है और कुछ ही देर में जब वो अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि चंचल के ससुराल वाले उसके बच्चे को गोद में लेकर उसके साथ इतने व्यस्त होते हैं कि उर्मिला के वहां होने का किसी को एहसास ही नहीं होता। हे भगवान, मेरी चंचल को लड़का हुआ है, लेकिन मैं बच्चे को अपनी गोद में कैसे लूं? क्या माँ, आप अब आ रही हो? आपकी नाती को दुनिया में आए 2 घंटे हो गए हैं। हाँ, थोड़ी देर हो गई, लेकिन जरा मुझे भी तो मेरे नाती का मुंह दिखा दे। माँ, आप सभी बच्चे के साथ खुशी से खेल रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कर लो ना। चंचल की ये बात सुनकर तो मानो उर्मिला के चेहरे से हंसी ही गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीना को लड़की हुई थी जिसे अपनी गोद में लिए उसकी सास रीमा कहती है, भाई साहब, बच्चे की नानी अभी तक नहीं आई, क्या वो यहाँ आना नहीं चाहती थी? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैंने ही उसे कहा है कि चंचल के पास चली जाए, मैं यहाँ आ जाऊंगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो आती ही होगी। कुछ ही देर में मुंह लटकाए उर्मिला वहां आती है तो बेड पर लेटी मीना का चेहरा खुशी से खिल उठता है और रीमा बच्ची को उर्मिला की गोद में दे देती है। मीना की बेटी को देखते ही उर्मिला कहती है, बेटी हुई है वो भी काली, ओहो, इसका तो रंग इसके बाप पर गया है बिल्कुल। अरे उर्मिला, तुम भी ना कभी भी मजाक करने लगती हो, जगह तो देख लिया करो। अवधेश अस्पताल में जैसे तैसे बात को संभाल लेता है और कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी खाना खा रहे होते, तभी उर्मिला बच्चे के पालने के बारे में बात करते हुए कहती है, सुनिए जी, बच्चों के लिए पालना तो नानी के घर से ही आता है, इसीलिए पालना बनवाने के लिए ऑर्डर दे आते हैं। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, मैं ऑफिस से आते हुए ये काम कर लूंगा। बिल्कुल नहीं, अरे मुझे अपनी चंचल की बेटे के लिए कोई ऐसा वैसा पालना नहीं, सोने का पालना बनवाना है। सोने का पालना? पर क्यों उर्मिला? और अगर बनवाना भी है तो मीना की बेटी के लिए भी तो बनवाना पड़ेगा। उस पर इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही कह देती हूँ। और वैसे भी इतना पैसा नहीं है कि 2 सोने के पालने बनवाएं। ये भेदभाव ठीक नहीं है, और वैसे भी एक सोने के पालने के लिए भी पैसा कहाँ से आएगा भाग्यवान? आपकी एफडी से आएगा। अरे आप अपने नाती के पालने के लिए इतना पैसा तो खर्च कर ही सकते हैं। उर्मिला की बात सुनकर अवधेश अपना सर पकड़ लेता है। समय बीतता है और एक दिन उर्मिला के घर एक आदमी सोने और लकड़ी का पालना लेकर आता है और उसे रखते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम, आपका सोने का और लकड़ी के दोनों पालने तैयार हो गए हैं, अब आप पूरी पेमेंट कर दीजिए। आखिर तुमने 2 तरह के पालने मंगवाकर अपने मन की कर ही ली, तुम कैसी माँ हो उर्मिला? देखिए जी, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, अब तो पालने आ गए हैं और आप मुझे ना समझाएं तो बेहतर है। न जाने कब तुम्हें एहसास होगा उर्मिला कि सगी सौतेली का फर्क करना कितना गलत है। अवधेश के बहुत समझाने पर भी उर्मिला उसकी बात नहीं मानती और सोने का पालना लेकर चंचल के घर पहुंच जाती है। चंचल की सास सोने का पालना देखकर हैरान होती है, तभी उर्मिला मन ही मन कहती है, देखो तो कैसे घूर रही है सोने के पालने को, अब ये पक्का अच्छे से मेरी आओ भगत करेगी। बहू, तू अपनी माँ से मिल, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। अरे अरे, पहले पालने को अच्छे से साफ तो कर लेती चंचल। अच्छा ये बता, कैसा लगा तुझे ये सोने का पालना? ठीक है माँ, लेकिन थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा लगता है, इसका डिजाइन भी कुछ खास नहीं लग रहा मुझे। सोने का पालना है ये और तुझे पसंद ही नहीं आया? अरे सोने की कीमत का अंदाजा नहीं है क्या तुझे? माँ, कीमत में क्या रखा है, और आप सिर्फ पालना लेकर आ गई, कम से कम अपने नाती के लिए खिलौने और कपड़े तो लेकर आती। चंचल का ये रवैया देखकर उर्मिला के मन को बहुत ठेस पहुंचती है और कुछ देर में वो बिना कुछ खाए पिए घर लौट जाती है और अगले ही दिन लकड़ी का पालना लेकर मीना के घर जाती है। मीना आते ही उसे चाय नाश्ता करवाती है। माँ, आप कितनी पतली हो गई हैं, लगता है आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। लीजिए पकौड़े खाइए। मैं इसकी बेटी के लिए लकड़ी का पालना लाई हूँ और यह मेरी इतनी खातिरदारी कर रही है।
चंचल ने तो मुझे चाय के लिए भी नहीं पूछा था। समधन जी, पालना तो बहुत अच्छा लाई हैं आप अपनी नातिन के लिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, चंचल को तो मैंने सोने का पालना दिया, आपकी बहू को भी दे देती अगर इसे लड़का होता तो, लेकिन इसके नसीब में कहाँ सोने का पालना। कोई बात नहीं माँ, मेरे नसीब में आप जैसी माँ और मेरी बेटी के नसीब में आपके जैसी प्यारी नानी तो है। और सच में माँ, ये पालना बहुत अच्छा है। उसके कड़वे बोल को नजरअंदाज करते हुए मीना की सास भी उसकी बहुत खातिरदारी करती है तो उर्मिला घर जाते हुए मन ही मन कहती है, मेरा तो पेट ही भर गया, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया था मीना ने। वैसे लकड़ी का पालना देखकर उसने चंचल की तरह और कुछ ना लाने की शिकायत भी नहीं की। उर्मिला को इस बात का एहसास था कि वो भले ही मीना से सौतेला व्यवहार करती हो, लेकिन मीना उसका अपनी सगी माँ से भी बढ़कर सम्मान करती है। 1 महीना बीत जाता है। उर्मिला अपनी बेटी चंचल को बहुत याद करती है, उसे आने के लिए भी कहती है, लेकिन चंचल मना कर देती है। वहीं अगले दिन मीना अपनी बेटी के साथ अपने मायके आती है। अरे मीना बेटी, तू बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। हाँ पापा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी और फिर आपको भी तो मेरी बेटी से मिलने का मन होता, इसीलिए मैं आ गई। वैसे सब ठीक है पापा? ठीक कहाँ है, इनकी तबीयत खराब रहती है, ऊपर से अब तो रिटायर होने वाले, तो हमेशा घर के खर्चे की टेंशन रहती है। ओहो उर्मिला, तुम मीना को ये सब बातें बता क्यों रही हो? वो इतने समय बाद मिलने आई है। तभी फोन की घंटी बजती है। उर्मिला फोन उठाती है तो फोन पर चंचल होती है और बात करते हुए उर्मिला स्पीकर ऑन कर देती है। माँ, आपको कुछ याद भी है? आज आपके नाती को पैदा हुए 1 महीना हो गया और आपने कोई बधाई नहीं भिजवाई। बेटी, वो बात ऐसी है कि तेरे पापा का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो पैसों की थोड़ी दिक्कत है। माँ, आपकी ये दिक्कत मेरी सास को समझ नहीं आने वाली, और आप बच्चे की नानी हैं, कम से कम उसके लिए चांदी के कड़े तो भिजवाइए। चंचल, तुझे माँ की बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अरे उन्होंने तुझे इतना कुछ दिया एक बार, क्या तू उनकी मजबूरी नहीं समझ सकती? मीना की बात सुनकर चंचल कॉल कट कर देती है। तभी अवधेश उर्मिला से कहता है, तू सच में बहुत अच्छी है मीना। तू सच में बहुत अच्छी है मीना। मैंने तेरे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया, तुझे कभी प्यार नहीं दिया, यहाँ तक कि तेरी बेटी के लिए लकड़ी का सस्ता पालना दिया, लेकिन तुझे हमेशा हमारी चिंता रही। माँ, चिंता क्यों नहीं रहेगी? आप मेरी माँ हैं। आप लोगों को दुख में देखकर मैं कभी सुखी नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं वादा करती हूँ आज के बाद तेरी अपनी माँ की तरह ही तुझसे बर्ताव करूंगी। उर्मिला की बातें सुनकर मीना उसके आंसू पोंछती और उसे गले से लगा लेती है। पहली बार सौतेली बेटी को उर्मिला के गले लगते देखकर अवधेश की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं।